हेलो स्टूडेंट्स। एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को लेके बहुत सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उसको लेके टाइम टू टाइम अपने कन्वेंशंस और कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल्स को लाती रहती है। इन्हीं प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस की एक लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका आज सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस या फिर प्रोटोकॉल्स हुए हैं रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, उसको हम टर्न बाय टर्न बारी बारी उसको कवर कर रहे हैं। आज इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस एंड द प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में होने वाले समिट की। इसके अंदर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जो हुआ 1992 के अंदर में, जून 5 1992। इसको हम जनरली रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं या फिर डायरेक्टली अर्थ समिट भी बोला जाता है। इस समिट के अंदर में मैक्सिमम जो कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद एक मत पे पहुंची, एक इन्होंने रूल रेगुलेशंस बनाए और उस रूल्स रेगुलेशंस में डिसाइड किया गया कि जो भी प्रोटोकॉल्स और बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन किए जा रहे हैं उसमें हर साल या एक टाइम लिमिट के बाद में, स्टिपुलेटेड टाइम के बाद में मीटिंग्स हुआ करेंगी और उसमें हम डिसीजन लेंगे, कंट्रीज डिसीजन लेंगी एक साथ मिलके कि हमें फ्यूचर में कौन कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ऐसे ही हमने इसके अंदर में रियो अर्थ डिक्लेरेशन जो है हमारा, या फिर रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के अंदर में एजेंडा 21 लेकर आते हैं, फॉरेस्ट प्रिंसिपल लेकर आते हैं, प्लस में रियो प्लस 20 ऐसे 3 नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स लेकर आते हैं। वहीं पे बाइंडिंग एग्रीमेंट्स के अंदर में हमने UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और लेकर आते हैं CBD, कन्वेंशन टू बायोडाइवर्सिटी या फिर कन्वेंशन ऑन दी बायोडाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन दी बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 3 ये बाइंडिंग एग्रीमेंट्स लेकर आती हैं। बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब है कि इनको कंट्रीज को इनको फॉलो करना ही होगा, ये एक मैंडेटरी कंडीशन हो जाती है। वहीं पे नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट जैसे रियो 20 है, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट के फॉर्म में आए, यानी कंट्रीज के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होंगे, ऑब्लिगेशन नहीं होगा। अगर आप इसको लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो चाहते हैं इसको इंप्लीमेंट करना तो करा सकते हैं, अदरवाइज उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। बट डेफिनेटली हर एक एग्रीमेंट के अंदर में एक सोल होती है जिसमें एक निर्णय लिया जाता है, जिसमें एक डिसीजन लिया जाता है कि हमें इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है, चाहे वो बाइंडिंग हो या नॉन बाइंडिंग हो। हर कंट्री अपने एफर्ट्स उसमें डालने की कोशिश करती है। द रियो डिक्लेरेशन सेट 27 गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स इसमें लेकर आए हैं। 175 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये समिट हुआ था 1992 के अंदर में ब्राजील में, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्राजील समिट या फिर रियो अर्थ समिट। उसी के अंदर से निकल के आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 में ब्राजील में ही डिसाइड किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस को हमने फिर इसमें बोला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन बॉन। इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994। 197 कंट्रीज ने में इसमें पार्टिसिपेट किया और 1994 में जब ये फोर्स में आया, तुरंत बाद 1995 से यहाँ पे मीटिंग्स होना स्टार्ट हो गई और 2024 तक यहाँ पे हम मीटिंग्स देखते हैं। सिर्फ एक साल ऐसा था जिसमें मीटिंग नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कोरोना 2020, अदरवाइज हर साल इसके अंदर में मीटिंग होती है और उसमें कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। टोटल 197 पार्टीज आती हैं और एक जगह मिलती हैं और जो ग्लोबल जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है उसके बारे में डिस्कस करती हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न है वो ग्रीन हाउस गैसेस से। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, स्पेशली हम बात करें तो CO2 की, CH4 की, N2O की, PFC, CFC, SF6, इस तरह की जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती हैं। उदाहरण के तौर पे N2O की अगर हम बात करें 298 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हार्मफुल है। वहीं पर हम SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो 22600 यानी 22,600 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है एज कंपेयर टू द CO2। तो ऐसी सारी गैसेस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है और कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया गया है कि कोई भी ऐसे अप्लायंसेस और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप ना करें जिसमें इस तरह की जो हमारी गैसेस हैं वो एमिट होती हैं, ताकि हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को एक तरीके से कंट्रोल में ला सकें। बात करते हैं फर्दर UNFCCC में। यहां पे जो मीटिंग है
नवंबर लास्ट जो मीटिंग COP 28 हुआ है वो दुबई UAE के अंदर में हुआ है नवंबर 2023 में, जिसमें ये डिसीजंस लिए गए। जिसके अंदर में स्पेशली अगर हम बात करें COP 26 की, COP 26 में इंडिया ने भी कुछ प्लेज लिया था जिसको हम बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC। हर कंट्री को अपने अपने कुछ प्रोमिसेस करने होते हैं, रिटन फॉर्म में इनको सबमिट करना होता है UNFCCC को। उसी में से जो हमने इंडिया ने जो सबमिट किया है उसको बोलते हैं हम पंचामृत। ये हमारे मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये नाम दिया था पंचामृत, जिसकी वजह से काफी फेमस भी हुआ। इस पंचामृत में 5 अमृत एक तरीके से आप बोल सकते हैं, 5 टारगेट्स इसके अंदर में रखे गए हैं। पहला टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड टारगेट है 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी बाय 2030। थर्ड टारगेट है 1 बिलियन कार्बन एमिशन जो कैपेसिटी है हमें 2030 तक बनानी है, यानी हमें फॉरेस्ट ग्रो करने हैं जो कि 1 बिलियन टन्स जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करेगा। फोर्थ, अगर हम बात करें तो कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम किया जाएगा, यानी जो GDP 2005, ये जनरली 2005 से कंसिडर किया जाता है, तो 2005 में जो GDP पॉल्यूशन एमिट होने की वजह से हुई है उसका 45% हम कम कर देंगे बाय 2030। वहीं पे हमारा फिफ्थ गोल है 2070 तक नेट जीरो, यानी जितना भी हम प्रोड्यूस करेंगे पॉल्यूशन उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। तो दीज आर 5 पंचामृत जो इंडिया की तरफ से सबमिट किया गया UNFCCC मीटिंग के अंदर में, स्पेशली COP 26 मीटिंग जो हुआ था UNFCCC का। नेक्स्ट हम बात करते हैं UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका जो ये एक इकलौता ऐसा लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो स्पेशली ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन के लिए बनाया गया। इसके अंदर में सेम वही कंट्रीज है जो UNFCCC की या फिर रियो अर्थ समिट की जो कंट्रीज हैं। इसमें डिसाइड किया गया कि हमें मेनली जो फूड, वाटर, शेल्टर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए सबको, जिसके लिए हमें डेजर्टिफिकेशन को कम करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे जो सहारा का जो साहेल रीजन है उसके अंदर में एक बहुत बड़ी ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, यानी बहुत सारे ट्रीज ग्रो किए जा रहे हैं ताकि वो डेजर्टिफिकेशन जो है वो हमारे सदर्न पार्ट ऑफ द सहारा में ना पहुंच जाए। तो इस तरह के अलग अलग तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लेवल पे उन लॉज को, रूल्स को इंप्लीमेंट कराती है। द कन्वेंशन यूनाइट गवर्नमेंट को यूनाइट करती है, साइंटिस्ट को यूनाइट करती है, पॉलिसी मेकर्स और इसमें प्राइवेट सेक्टर्स, यानी एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, ग्रुप है, ये चीज अचीव नहीं कर सकता। इसलिए हमने जो प्राइवेट है, पब्लिक पार्टनरशिप है और जो हमारे स्टेक होल्डर्स है सभी को इसके अंदर में इंक्लूड किया है ताकि हम डेजर्टिफिकेशन को बचा सकें। बात करते हैं हमारी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की जो 16th मीटिंग है रियाद में होने वाली है, जो कि सऊदी अरेबिया में है, 2 से लेकर 13 दिसंबर 2024। अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ज्यादातर जो मीटिंग्स होती हैं वो ज्यादातर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास में होती है, यानी जब साल का एंड होता है ज्यादातर तब होती है, क्योंकि इनका मानना है कि जब एनवायरमेंट से रिलेटेड हम कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां पे अगर हम ऐसे टाइम में अगर करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा AC यूज करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा कार यूज करनी पड़ेगी, यानी जो मीटिंग हम कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए और उसी एनवायरमेंट की मीटिंग में हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन एमिट कर दें तो क्या फायदा है ऐसी मीटिंग का। तो ऐसे टाइम पे डिसाइड किया जाता है ये मीटिंग जिस टाइम पे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स और ये सारी चीजों का जरूरत ना पड़े। बात करते हैं CBD की, यूनाइटेड नेशन का जो हमारा एक तरीके से ये कॉन्फ्रेंस है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बाद अब आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी, यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें 150 से ज्यादा कंट्रीज हैं, ग्लोबल लीडर्स इसके अंदर में इंक्लूडेड है। CBD का जो मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है हमारा सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के जो यूज है उसको सस्टेनेबल किया जाता है कि हम नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन को ये सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। और थर्ड है जो भी चीज आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिराइव करते हैं वो टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज को भी शेयर करना आपका फर्ज है। सो द फेयर एंड इक्विटेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज
और द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। यानी कोई भी चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आपने बनाई है, उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी कंट्री ने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है, तो दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करना उसका एक धर्म हो जाता है, उसका एक कर्तव्य हो जाता है अंडर दिस सीबीडी। एक अगर एग्जांपल बात करें तो इंडिया में 1970s में चीता एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से हमने अफ्रीका की कुछ कंट्रीज से, वहां से अफ्रीका से चीता लेकर आए ताकि हम अपने यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस बना सके। तो ऐसी कंडीशन में, हालांकि यहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे उस अफ्रीकन कंट्री का एक फर्ज बनता है कि वो चीता जैसी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दूसरी कंट्रीज को भी प्रोवाइड करे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। ऐसी अगर कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आपने कोई चीज डेवलप की है तो उसको भी आपको शेयर करना चाहिए अंडर सीबीडी 3 एम्स और 3 प्रिंसिपल्स। बात करते हैं फर्दर इसके अंदर में, जब आपका ये जो कंट्रीज हैं वो किस तरीके से जो एक्सपोर्टर कंट्री है उसके जो पेटेंट राइट्स हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि जो इंपोर्टर कंट्री है उस कंट्री में अगर उसको ग्रो किया जाए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लगाया जाए तो वो नेगेटिवली हार्म नहीं करेगा, क्योंकि जब भी कोई एक्सपोर्टर कंट्री होगा वो हमेशा उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही बताएगा, नेगेटिव नहीं बताएगा। तो इसके अंदर में जो बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस बनाया गया कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर में, ये जो कनाडा और ये सब पार्ट के अंदर में, तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर में मेनली एक जो कंट्री है ये अपने राइट्स को बचाने के लिए, यानी पेटेंट राइट्स, मेनली जो एक्सपोर्टर कंट्री है, उदाहरण के तौर पे अगर हम कोई टेक्नोलॉजी यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, यूएसए अगर इंडिया को कुछ चीज देता है तो यूएसए को हमेशा एक डर रहेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है और मेरे जो भी चीज मैंने जेनेटिकली डेवलप की है उसमें कोई पेटेंट का प्रॉब्लम या कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना आ जाए, जेनेटिक रिसोर्सेज का प्रॉब्लम ना आ जाए, प्लांट वैरायटी जो राइट्स होते हैं उनका कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस तरह के जितने भी आईपीआर के इश्यूज होते हैं उनसे बचने के लिए यूएस से एक बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस के अंदर में अपने उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करा सकता है, और बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस इनको एक यूनिक आईडी देगा। अब कभी भी अगर कोई भी इंडिया को डायरेक्टली यानी एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा तो उस केस में पहले उसको यानी जो हमारा बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस है वहां पे रजिस्टर कराना जरूरी है। यानी इंडिया अगर चाहे कि कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करे तो वो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकता, किसी भी कंट्री से डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकता, उसको बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस पे ही जाना पड़ेगा। और जब बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस पे वो जाएगा तो इंडिया को भी एक सिक्योरिटी मिलती है कि ये जब एक टेक्निकल ग्रुप है ये चेक करेगा कि जो आपके कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है या फिर जो आप चीज इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एनवायरमेंटल क्या हैजार्ड हो सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पता चल जाएगा इंडिया को, और वहीं पे यूएसए के जो प्रोटेक्ट होंगे हमारे जो पेटेंट राइट्स हैं और जो कॉपी राइट्स हैं और जो हमारे जो आईपीआर राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं यूएसए को। तो ये यहां पर है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना प्रोटोकॉल के बाद में सपोज कीजिए इंडिया इज अनेबल टू इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, बांग्लादेश की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, पाकिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, या इस तरह की सारी कंट्रीज जो कैपेबल नहीं है उस पर्टिकुलर चीज को इंपोर्ट करने के लिए, उन कंट्रीज की वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए एक और प्रोटोकॉल लाया गया जिसको हम बोलते हैं नगोया प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल था मेनली अगर हम बात करें तो जापान के अंदर में इसको साइन किया गया, और इस प्रोटोकॉल के बाद में मेनली जो कंट्रीज है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जा रहा है। उसी के बाद इन्हीं के अंडर में नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल अमेंडमेंट लाया गया। इसके अंदर में फर्दर इसको और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया गया, तो इसमें जितने भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स थे उसको भी इंक्लूड किया गया। हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि अर्थ पे हमारे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। अगर किसी कंट्री में ज्यादा है तो उसका एक फर्ज है कि वो दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करे, और अगर किसी कंट्री ने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज करके ऑर्गेनिज्म डेवलप किए हैं या फिर उसके अंदर में कुछ चेंजेस लेकर आए जिससे वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को इजीली बियर कर सकता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरी कंट्रीज को भी उसको प्रोवाइड करे। और ये सारा चीज किया जा रहा है अंडर द सीबीडी के अंदर में। हम फर्दर लेकर आए हैं कार्टाजीना के साथ में फिर लेकर आए हैं नगोया के साथ में लेकर आए नगोया कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर के बाद में एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को डिसाइड किया गया।
स्पेशली इसी के अंदर में एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के अंदर में टोटल 20 टारगेट्स हैं, लेकिन उन टारगेट्स को 5 गोल्स के अंदर में रखा गया है। गोल ए बी सी डी ई उनको फॉलो करना होगा कंट्रीज को, अदरवाइज वो इसके बाहर हो सकती हैं। COP 16 की जो मीटिंग है वो कोलंबिया में होती है, और ये जो हमारा CBD है ये लगभग हर साल इसकी और दूसरे साल इसकी मीटिंग होती रहती है। बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया स्पेशली ODS के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए। आप जानते होंगे कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया HFC, HCFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोफ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे जो ODS हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये हमारी ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। और जो ओजोन हमें हार्मफुल रेस से बचाती है, स्पेशली यूवी रेस से बचाती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव से बचाती है, तो वो अगर डिप्लीट हो जाएगी तो सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेगी और हमारी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, एनिमल्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, प्लांट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और हो सकता है सर्वाइवल भी खतरे में आ जाए। तो हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को एमिट होने से बचाना है, और इसी के लिए ये एक प्रोटोकॉल साइन किया गया मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में। It was the first pact to receive the ratification from every country, यानी हर कंट्री ने इसको साइन कर दिया। ऑफिशियली 1987 में इसको लाया गया, जो कि इफेक्टिव हो जाता है 1989 के अंदर में। द प्रोटोकॉल एक्नॉलेज दैट नॉट एवरी कंट्री शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली। ये डेफिनेटली जो हर कंट्री की कैपेसिटी अलग है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जो डेवलपिंग फेज में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनके बीच में रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। यानी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस ODS सिस्टम को, ODS जो गैसेस हैं उनको एनवायरमेंट से हटाने की। जनरल तौर पे जो हमारी ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में, वो वहां पे यहां से जो यूवी रेज होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो हमारे ODS होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो कि हमारे एरोजोल्स में प्रेजेंट होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, हेलोन्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में मिथाइल ब्रोमाइड यूज की जाती है पेस्टिसाइड्स में या फिर फ्यूमिगेशन में, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। ये सारी चीजें जनरली हम अपने यूज में लेते हैं, जैसे कि हमारे जो परफ्यूम्स हो गए उसके अंदर में हम CFC को यूज करते हैं, टायर्स जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसमें CFC को यूज करते हैं, बहुत जगह पे हम हेलोन्स को यूज करते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो इन सभी के जो हमारे मीडियम है और जो हमारे ODS हैं उनके हमें जो रिप्लेसमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, ताकि हमारी ODS जो है एनवायरमेंट में ना जाए और हमारी जो ओजोन को डिप्लीट ना करे, और हम जो है यानी जो यूवी रेस और इन सबसे प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल को जनरली लाया गया था मेनली हमारे जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में जनरली जो COP हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी UNFCCC का जो थर्ड मीटिंग था, COP यानी जो हमारा जो फर्स्ट मीटिंग था वो 1997 में होता है क्योटो में, 1 से लेकर 10 दिसंबर 1997, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट मीटिंग बोलते हैं। ये क्योटो जापान में हुआ था, इसीलिए इसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं थर्ड मीटिंग थी, लेकिन एक तरीके से हम वैसे अगर हम बात करेंगे तो ये COP 3 जनरली कहलाया जाएगा। और COP 3 की जो मीटिंग है 1997 में होती है, और 10 दिसंबर की मीटिंग के बाद यानी 1 से लेकर 10 दिसंबर तक 1997 के अंदर में ये मीटिंग होती है क्योटो जापान के अंदर में। और वेरी नेक्स्ट डे यानी 11 दिसंबर 1997 से ये अडॉप्ट भी हो जाता है 192 कंट्रीज द्वारा और पार्टीज द्वारा। इसके अंदर में डिसाइड किया गया कि हम ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देंगे, और स्पेशली 5.2% जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है 1990 लेवल से, यानी 1990 में जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होती थी उससे 5.2% हम कम कर देंगे बाय 2012, यानी 2012 तक हमारा 5.2% GHG का एमिशन जो है वो रिडक्शन हो जाना चाहिए बाय 2012। बाय चांस ये नहीं हो पाया तो इसके बाद में लाया गया दोहा एग्रीमेंट, जो कि बाद में 2020 के अंदर में वो इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। डेफिनेटली जब भी कोई ये सिर्फ 4 साल का पीरियड था,
तो कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किया कि 4 ईयर के पीरियड के अंदर में हम टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए जो इसका अमेंडमेंट किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट किया गया, जिसमें डिसाइड किया गया कि अपनी जीएचजी एमिशन है उसको आप कम कर सकते हैं कि अगर 18% तक आप उसको कम कीजिएगा आप 1990 लेवल से, यानी 1990 में जो भी प्रोड्यूस होता था उससे 18% आपको कम कर देना है बाय 2020, यानी इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2013 से लेकर 2020। बट इस टाइम पीरियड में ये दोहा एग्रीमेंट जो है ये फोर्स में ही नहीं आ पाया। जब दोहा अमेंडमेंट का जो टाइम पीरियड था, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड 2020, उसके बाद में ये एक तरीके से इंप्लीमेंट होता है और ये फोर्स में आता है, यानी अब हम पोस्ट दोहा अमेंडमेंट एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इट इज नॉट एक्चुअली दोहा अमेंडमेंट, ये पोस्ट है। जो हम प्री 2020 आइडिया लेकर आए थे उसी को दूसरी फॉर्म में इसको दरअसल इंप्लीमेंट कर दिया गया है। यानी टोटल इसमें जो हमारा पर्पस है वो है हमारी जीएचजी एमिशन को कम करना। अर्लियर था हमारा टारगेट 5.2% और जो अब हम दोहा है उसके अंदर में 18% है, और हमारा जो बेस लेवल है वो है 1990 लेवल, यानी 1990 में जो था उससे हमें कम कर रहा है ताकि हम ओवरऑल अपने जो एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है उसको कम कर सके। इस तरह के टॉपिक्स यूपीएससी पास्ट में लगभग हर साल ही पूछता है। प्री और मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।